हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का ये सेट नंबर 2 है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको जो रिवीजन कराया जाएगा, जो डिस्कस करेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लगभग आपका पूरा का पूरा राज व्यवस्था आपका कंप्लीट होगा इस एक वीडियो से। तो ये आपको अंत तक जरूर देखें। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, जो डिस्कस किया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको पूरा ज़रूर देखें और आपको इसमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थानीय शासन स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, ये किसने कहा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं होती हैं वो सरकार की किसी अन्य संस्था की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, ये किसने कहा। ये बात दोस्तों लॉस्की द्वारा कहा गया। किसने कहा? ये बात लॉस्की द्वारा कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चूंकि ये स्टेटमेंट है तो इसे ऐसे ही पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायत दिवस या यूं कहें पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर। भारत में पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस 24 अप्रैल को मनाने का रीज़न क्या है, ये अगर हम देखें दोस्तों, रीज़न क्या था कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था भारत में, संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992, ये डेट भी याद रखेंगे, ईयर भी याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है। ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए हम क्या करते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था दोस्तों? जब 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ तो इसको क्या था कि भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 9। और इसमें किसका जिक्र किया गया? इसमें पंचायतों को जोड़ा गया, पंचायतों का जिक्र किया गया। क्लियर। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पंचायतों का जिक्र किया गया, ये भी पूछा जाए तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायतों के बारे में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचायतों के लिए किस अनुसूची में इनका जिक्र है? अनुसूची अगर आपसे पूछी जाए तो दोस्तों अनुसूची 11 में पंचायतों का जिक्र किया गया। और कितने विषय रखे गए हैं? इसमें 29 विषय रखे गए हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, प्रश्न हम आपसे पूछे, ये पूछा जा चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला। संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। ये बात समझ में आई होगी। क्लियर। और इस टाइम जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इस बात को भी याद रखेंगे। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। ये पंचायत समिति किन से मिलकर बनती है? तो दोस्तों इसको करने से पहले हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय, कितनी स्तरीय व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। क्लियर। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 3 स्तर हैं। पहला स्तर हम देखें या यूं कहें ग्राम स्तर पर क्या गठित है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। क्लियर। ग्राम स्तर पर क्या होगी? ग्राम पंचायत। अगर हम बात करें ब्लॉक स्तर या खंड स्तर पर देखें तो देखो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होगा, ब्लॉक स्तर या खंड स्तर पर देखें तो पंचायत समिति का गठन होगा। किनका गठन होगा? पंचायत समिति का गठन होगा। अगर हम जिला स्तर में देखें, क्लियर, जिला स्तर में देखें तो ये आपका जिला
परिषद का गठन होगा। किसका होगा? जिला परिषद का। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होगा? ब्लॉक या खंड स्तर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंड स्तर इज अ राइट आंसर। बाकी कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगर ग्राम पंचायत पूछे तो आप ग्राम स्तर पे बताएंगे, जिला परिषद का पूछे तो आप जिला परिषद का बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायत समिति की, क्लियर, पंचायत समिति, पंचायत समिति को दोस्तों हम क्षेत्र पंचायत भी कह सकते हैं। क्लियर, क्षेत्र पंचायत भी इसे कहा जाता है। इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको अगर हम लोग डिस्कस करें तो ध्यान देना। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो पंचायत समिति है, इस पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? क्लियर, तो पंचायत समिति का सचिव जो है दोस्तों बीडीओ होता है। बीडीओ का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्लियर, डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम कहें खंड विकास अधिकारी, हिंदी में कहें खंड विकास अधिकारी। क्लियर, खंड विकास अधिकारी। तो इस पंचायत समिति का या क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होगा? बीडीओ होगा। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। इसके जो सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? अगर दोस्तों सदस्य की अगर हम बात करें तो इनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कौन करती है? जनता द्वारा की जाती है, जनता द्वारा। क्लियर, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, वोटिंग होती है बाकायदा इसके लिए। ठीक, ये जो 3 स्तर हैं, इन 3 स्तरों में इसे मध्यवर्ती स्तर भी कहा जाता है। ये मध्यवर्ती स्तर है। क्लियर, सबसे निम्न स्तर पर कौन सा है? आपका ग्राम स्तर, फिर इसका आपका खंड स्तर, फिर आपका जिला स्तर। ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जिला पंचायत समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? क्लियर, इनका जो अध्यक्ष होता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष का निर्वाचित होते हैं। क्लियर, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। क्लियर, तो इनका राइट आंसर तो ये इसका हम लोगों ने देख लिया, ये होगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न पूछें, इस चीज़ को हम मिनिमाइज करते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ सकें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। क्लियर, ये बात हम समझ चुके हैं पंचायत समिति के बारे में कि सचिव कौन होता है, सदस्यों के कैसे निर्वाचन होता है। इसके अलावा हम आपसे एक प्रश्न इम्पोर्टेंट पूछें, आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, अगर आपको पता है तो आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू हुई? ये यार इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू हुई? तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये वर्ष 1961-62 में। क्लियर, 1961-62 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हुई। ये बात याद रखेंगे। क्लियर, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, किनके प्रावधानों के अंतर्गत? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? क्या ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, या फिर भारत के चुनाव आयोग करता है, या राज्य चुनाव आयोग करता है? दोस्तों अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, इनका निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए ये पंचायत चुनाव का रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट मतलब क्या है? इसको करवाता कौन है, इसका क्रियान्वयन कौन करता है? अगर ये पूछा जाए तो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग। क्लियर, राज्य चुनाव आयोग द्वारा ये चुनाव कराए जाते हैं। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य सरकार इसका निर्णय लेती है। इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव का आर्टिकल कौन सा है? क्लियर, किस आर्टिकल से संबंधित है पंचायत चुनाव? तो आर्टिकल 243 टा, या इंग्लिश में इसे कहें के, 243 के में पंचायत चुनाव के बारे में दिया गया, या इसमें राज्य चुनाव आयोग का जिक्र जो है 243 टा के में किया गया है। ये बात याद रखेंगे, समझ में आया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम राज्य चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई?
राज्य चुनाव आयोग की अगर स्थापना की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो ये दोस्तों 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। राज्य चुनाव आयोग और कौन कौन से चुनाव कराता है? अगर राज्य चुनाव आयोग के चुनाव की बात करें तो दोस्तों जितनी भी पंचायत समितियों के चुनाव, क्लियर, पंचायत समिति के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। नगर निगम के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। नगर पालिका चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। जिला परिषद के चुनाव की अगर हम बात करें, जिला परिषद के चुनाव की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। जिला पंचायत के चुनाव कौन कराता है? जिला पंचायत के चुनाव ये भी राज्य चुनाव आयोग कराता है। और जितने भी आपके स्थानीय चुनाव हैं वो सभी, इन सभी चुनाव को राज्य चुनाव आयोग कराता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि जो पंचायतों के चुनाव, ये पंचायतों के चुनाव जो हैं उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ हुए? उत्तर प्रदेश में पहली बार कब कराए गए? पहली बार कब कराए गए? क्लियर, कराए गए किनके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग द्वारा। हम आपसे प्रश्न ये करना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो पंचायतों को चुनाव है राज्य चुनाव आयोग द्वारा पहली बार किस वर्ष कराए गए? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप बताएंगे 1995। उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती चुनाव को कराना प्रारंभ किया 1995 से। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप बताएंगे राज प्रताप सिंह। क्लियर। राज प्रताप सिंह जो हैं वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, इनको जरूर याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय करता है राज्य सरकार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। क्लियर। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का एक एक्ट है। इस एक्ट की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पंचायती राज अधिनियम एक्ट कब आया था। तो इस एक्ट की ईयर की बात करें तो ये एक्ट दोस्तों 1947 में आया। इस बात को याद रखेंगे। इस एक्ट की किस धारा में पूछा जा रहा है? तो इस एक्ट की अगर हम धारा की बात करें तो दोस्तों धारा 11(a) का चौथा, क्लियर, में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। और कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो कम से कम 33% या 1/3% आरक्षित सीटें होंगी महिलाओं के लिए। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। एक हम आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछें कि क्या सरकार जो है या कोई भी राज्य इन 33% से अधिक आरक्षित कर सकती है? तो यस, हाँ, बिल्कुल कर सकती है। कौन कर सकता है? यदि विधानमंडल चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यदि विधानमंडल चाहे तो आरक्षण को जितना चाहें उतना बढ़ा सकती है, जितना चाहें उतना बढ़ा सकती है। क्लियर। कहीं कहीं राज्यों में तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। इस बात को भी मतलब याद रखेंगे। तो ये पॉइंट पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या विधानमंडल कौन बढ़ा सकता है महिलाओं की आरक्षण की सीट? ये पूछें तो विधानमंडल बढ़ा सकता है 33% से अधिक। कम से कम 33% तो 100 अनिवार्य है। क्लियर, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इन और धाराओं की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का 4 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 11, ए का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आपसे बात करें अन्य जो आपका पंचायतों में आरक्षण, अगर हम संविधान में बात करें, भारतीय संविधान में पंचायतों के लिए आरक्षण दिया गया है ना, पंचायतों में आरक्षण, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? इसको किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 243(घ) में पंचायतों के लिए आरक्षण की बात की गई है। क्लियर। तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पंचायतों में आरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 243(घ).
ये बात याद रखेंगे। बाकी इन धाराओं की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं और हैं, जैसे कि अगर हम धारा 12 की बात करें, इस एक्ट की, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के एक्ट के अंतर्गत धारा 12 की अगर हम बात करें तो धारा 12 में किसका वर्णन है? तो धारा 12 में दोस्तों ग्राम पंचायत का जिक्र है। क्लियर? 12 में किसका जिक्र है? ग्राम पंचायत का जिक्र है। धारा 12 के बी में अगर हम बात करें, धारा 12 का पार्ट बी में अगर हम देखें तो ग्राम पंचायतों के लिए बैठक, क्लियर? तो ग्राम पंचायतों की बैठक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राम पंचायतों की बैठक किस में दी गई है? बैठक आपकी 12 बी में दी गई है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम दोस्तों धारा 11 की बात करें, धारा 11 ए की अगर हम बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक प्रधान और एक उप प्रधान होगा। पंचायत के लिए प्रधान और उप प्रधान होंगे, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो इसमें किसमें जिक्र किया गया है? 11 ए में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें धारा 14, यहाँ पर ये धारा 14 दी गई है, इसमें भी देखते हैं। तो धारा 14 में किसका वर्णन किया गया है? अगर धारा 14 में बात करें तो प्रधान को हटाए जाने का बात की गई है। प्रधान को हटाए जाने की बात किसमें की गई? धारा 14 में की गई है। क्लियर? समझ में आया होगा ये सारी बात, सभी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी या बुलाई जानी चाहिए? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम ग्राम सभा की बैठक की बात करें, यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, इस प्रश्न पे हम लोग बाद में आएंगे आंसर में। ग्राम सभा की बैठक की अगर हम बात करें, क्लियर दोस्तों, एक ग्राम सभा होती है, एक ग्राम पंचायत, इनकी बैठक अलग अलग होती है, इनमें अंतर होता है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आप जानते हो कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। अगर हम ग्राम सभा की बैठक की बात करें तो ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होनी चाहिए। प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होनी चाहिए। क्लियर? ग्राम सभा की, ठीक, 2 सामान्य बैठक, यहाँ पर बैठक लिखेंगे। वो 2 बैठक कब होनी चाहिए ये जरूर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट पे। पहली जो बैठक होनी चाहिए वो खरीफ की फसल की कटाई के बाद, खरीफ की फसल कटाई के बाद, ये आप लिख लेंगे। दूसरी जो बैठक होनी चाहिए वो रबी की फसल की कटाई के बाद होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कि उस ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/5 लोग या तो 1/5 यहाँ पर ग्राम सभा के लोग, क्लियर, ये आप समझेंगे, बोल रहे हैं वो सुनना। यहाँ पर जो पूछा है कि कुल संख्या के सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर, या फिर जो उनके लिए नियत अधिकारी होता है, या फिर नियत अधिकारी द्वारा लिखित मांगा जाए, लिखित पत्र देकर, लिखित रूप में अगर वो भी बैठक की मांग कर रहा है तो ये बैठक जो है विदिन 13 डेज, समझ 30 दिन के अंदर अंदर इस बैठक को हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कि यदि ग्राम सभा चाहे, क्लियर, यदि ग्राम सभा ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन देकर बैठक करने की बात करे, आवेदन देकर बैठक करने की बात करे तो बैठक 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। क्लियर? 7 दिन के अंदर, ये पॉइंट याद रखेंगे। यदि देखो उस ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया जाए तो 30 दिन के अंतर्गत हो जानी चाहिए, या कोई नियत अधिकारी लिखित रूप से मांगता है। यदि ग्राम सभा उस ग्राम सचिव को आवेदन पत्र देकर अगर पंचायत सचिव को आवेदन देती है तब बैठक जो है 7 दिन के भीतर हो जानी चाहिए, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये जो जिला पंचायत होते हैं इनके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
इस प्रश्न को करने से पहले समझते हैं जिला पंचायत को। हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत। क्लियर? जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो जिला पंचायत क्या हर एक जिले में एक जिला पंचायत होती है या एक से अधिक होती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। क्लियर? इनका जो है प्रत्येक जिले में गठन होता है, इस बात को याद रखेंगे। हर एक जिले में एक जिला पंचायत होगी। अगर जिला पंचायत के सदस्यों की अगर हम बात करें, जिला पंचायत के जो सदस्य बनते हैं उन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सदस्यों का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, किनके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा। दोस्तों जब प्रधान के चुनाव, आप ये याद रखें, देखो ग्राम प्रधान के चुनाव, और आपने देखा होगा वार्ड मेंबर जिसे हम बीडीसी बोलते हैं, मोस्टली क्या कहते हैं, बीडीसी बोलते हैं, और आपके ग्राम पंचायत सदस्य, सॉरी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। तो ये इनके तीनों के जो बोर्ड पढ़ते हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। अगर आपने गांव में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको 3 बैलेट पेपर मिलते हैं। एक आपका ग्राम प्रधान का, एक बीडीसी का, एक जिला पंचायत का। उसमें अहम माने जाता है ग्राम प्रधान का, क्योंकि वो ग्राम लेवल में होता है, और जिला पंचायत के भी हम लोग डालते हैं। ठीक, तो ये सारे इनका चुनाव जो है वो कैसे डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। क्लियर? ये बात को याद रखेंगे। अगर आपसे, तो इन जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव जो है वो जो चुने हुए सदस्य हैं। क्लियर? तो चुने हुए सदस्यों द्वारा, चुने हुए जो सदस्य जिला पंचायत के जीत कर गए होंगे, उन्हीं में से इनका चुनाव किया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। चुने हुए सदस्यों द्वारा, क्लियर, उन्हीं में से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिला पंचायत के सदस्य मिलकर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्लियर? जैसे एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उन्हीं 11 में से एक को कैप्टन बनाया जाता है। उसी तरह से जितने भी जिला पंचायत सदस्य जीत कर जाते हैं, उनमें से जिसे चाहते हैं, जिसके लिए ज़्यादा वोटिंग हो जाती है, उन्हीं चुने हुए सदस्यों में से वो आपका जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है। क्लियर? इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए कि ये जो जिला पंचायत होती है, देखो आपका ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है ना, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति का भी एक सचिव होता है, और जिला पंचायत का भी सचिव होता है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि इनके सचिव कौन होते हैं, इनके सचिव का पद का नाम क्या है, ये पूछें। तो जो जिला पंचायत के सचिव होते हैं दोस्तों, वो मुख्य विकास अधिकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुख्य विकास अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी, या इसे हम बताएं तो इसे पंचायती राज अधिकारी भी कहा जाता है। क्लियर? पंचायती राज अधिकारी, ये बात समझ में आई? क्लियर? और इस जिला पंचायत के अंतर्गत कितनी समितियां, हम आपसे पूछ रहे हैं कितनी समितियों का गठन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट समिति पूछी जाती है। तो इनके अंतर्गत 6 समितियों का गठन होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ जिला पंचायत से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो क्लियर हुए होंगे, और मोस्टली आप देखेंगे तो एग्जाम से पॉइंट यहीं से बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्य करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? क्लियर? देखो पूरे राज्य में, अगर हम बात करें अपने पूरे राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला अगर राज्य पूछा जाए तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। पूरे राज्य में, अपने पूरे राज्य में, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अपने पूरे जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और ये कब किया था इन्होंने, अगर ये पूछा जाए तो ये इन्होंने 1969 को इसको किया था। क्लियर? कब किया था? सॉरी 1959 को लागू किया था। कब, किस वर्ष किया था? वर्ष 1959 में पूरे अपने राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। लेकिन
बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य, क्या पूछा जाए, देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य, या यूं कहें पहला जिला, वो कौन सा है? देखो, सबसे पहले जो जिसने पंचायती व्यवस्था लागू की वो एक राज्य, एक जिले में हुई थी, और वो था राजस्थान। क्लियर? राजस्थान में सबसे पहले पंचायत व्यवस्था लागू हुई थी, और किस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये नागौर जिले में हुई थी। क्लियर? कहाँ पर हुई थी? नागौर जिले में। और ये किस वर्ष की गई थी? ये 2 अक्टूबर 1959 को इसको भी किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1961 को देश में पहली बार पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला जिला जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट, और राज्य पूछा जाए तो राजस्थान। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे जब ये लागू हुआ? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस टाइम प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए, ये बात समझ में, अगर आपसे ये पूछा जाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं, कि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कब लागू हुई? क्लियर? हम लोगों ने देख लिया कि देश में सबसे पहले राजस्थान ने किया, और अपने पूरे राज्य में देश का पहला राज्य करने वाला आंध्र प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश के सापेक्ष देखें तो उत्तर प्रदेश में कब ये लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में 1961-62 में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई। इस बात को याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुप्त काल में ग्राम सभा का मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल के समय जो ग्राम सभा थी उसको सेंट्रल इंडिया में क्या कहा जाता था? मध्य भारत में उसको किस नाम से कहा जाता था? तो वहाँ पर दोस्तों मध्य भारत में इसको पंचमंडली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमंडली कहा जाता था। इस बात को याद रखेंगे। और गुप्त काल में ग्राम सभा का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? ग्राम सभा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी, उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको महत्तर या ग्रामिक कहा जाता था। क्लियर? ये ग्राम सभा का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमंडली इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? किसकी स्थापना करना है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इस ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य क्या है? तो ये घोषित किसने किया, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों इसकी घोषणा जो 1917 में की गई, और किसके द्वारा की गई? मॉन्टेग्यू द्वारा की गई। क्लियर? मॉन्टेग्यू द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, मॉन्टेग्यू द्वारा की गई। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, तो 1917 में की गई मॉन्टेग्यू द्वारा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। उन्नीस सौ 17 में की गई या 1919 में की गई? ये 1919 में की गई होगी, क्योंकि रीजन क्या था कि जो भारत शासन अधिनियम, समझते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। क्लियर? भारत शासन अधिनियम कब आया? 1919। ये अधिनियम क्या और कहलाता है? इस अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्लियर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्लियर? इसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी किया जाता है, कहा जाता है कि इसको भारत शासन अधिनियम को। इस भारत शासन अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें देखें, प्रमुख पॉइंट देखें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। क्लियर? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कहाँ पर हुई?
कब हुई? 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू कौन थे और उस टाइम चेम्सफोर्ड कौन थे? दोस्तों अगर मॉन्टेग्यू की हम बात करें तो ये भारत के सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे? ये वायसराय थे। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे। इस अधिनियम के तहत और इम्पोर्टेंट बात क्या थी? इसमें क्या हुआ कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। क्लियर, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट अलग किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो किससे? भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम में क्या हुआ? पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्लियर अपनाई गई। क्लियर, तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? 1919 में। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11 की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए एक लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। क्लियर, तो अगर हम लोग दोस्तों जवाहर रोजगार योजना की अगर हम बात करें, अगर इसको शॉर्ट में पूछा जाए तो इसे JRY कहते हैं। JRY का मतलब है जवाहर रोजगार योजना। आपसे पूछा जाए कि ये योजना का क्रियान्वयन कौन करता है, इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? क्लियर, तो रेगुलेट की अगर हम बात करें तो इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। अगर इस योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें, ये कब शुरू हुई? इसको दोस्तों 1989 में शुरू किया गया। इस बात को याद रखेंगे। अगर इसमें हम बताएं इनका रेशियो कौन सा है, राज्य और केंद्र का रेशियो देखें, या हम केंद्र और राज्य का रेशियो की बात करेंगे। पहले हम बताएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसमें योगदान कितना देती है। 80% और 20% का रेशियो होता है। इस बात को याद रखेंगे। ये योजना जो है दोस्तों दो योजनाओं का मिक्सअप है। क्लियर, ये दो योजनाओं से मिलकर जवाहर रोजगार योजना बनाएगी। वो कौन कौन सी? इसमें आपका एक योजना है NREP, इस योजना को, और प्लस दूसरी योजना आपकी कौन सी है? RLEGP। क्लियर, इन दो योजनाओं को मिलकर बनाया गया। NREP की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है ये योजना कौन सी है? ये अगर फुल फॉर्म देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और ये कब शुरू हुआ था? ये योजना जो है 1980 में शुरू हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। दूसरी योजना RLEGP की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी कार्यक्रम। क्लियर, या प्रोग्राम। इसको कब शुरू किया गया था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये 1983 में शुरू किया गया था। क्लियर, और इन दोनों ही योजना को मिला दिया गया और आपकी बना दी गई जवाहर रोजगार योजना। ये बात समझ में आई? ये भी पूछा जा सकता है कि किन योजनाओं से मिलकर बनी है, या अल्टीमेटली पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब हुई? 1980, और ये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? इस आयोग का गठन पूछा है, ईयर पूछिए, याद कर लेंगे। जैसे हम इंग्लिश में कहें डिसेंट्रलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1995 को की गई। कब की गई? विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1985 में की गई। तो इसका राइट आंसर 1995 में की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायती राज का महत्व क्या है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था बनाएगी इसका उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार के आंसर के मोस्टली पॉजिटिव आंसर होते हैं, इस बात को याद रखना। स्थानीय सरकार की व्यवस्था करना, ये अपने आप में ठीक है। गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये भी ठीक है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना जो है दोस्तों वो ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा तैयार की जाती है, ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत समितियों की अगर हम बात करें तो टोटल 6 समितियां निर्धारित की गई हैं। कितनी समिति निर्धारित की गई हैं, 6। वो 6 कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, जिसमें से एक समिति है आपकी नियोजन एवं विकास समिति। क्लियर, नियोजन एवं विकास समिति। क्लियर, एक तो आपकी ये समिति हो गई। दूसरी आपकी है निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति। तीसरी है आपकी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। क्लियर, चौथी आपकी समिति है शिक्षा समिति, शिक्षा समिति। एक प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि जो शिक्षा समिति है ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप कहेंगे इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। क्लियर, कौन होता है, प्रधान होता है। इसके अलावा आपकी एक समिति है प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति। और अंतिम आपकी है जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति। क्लियर, तो ये 6 समितियां होती हैं, याद कर लेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान, जब पंचायत चुनाव होते हैं, कह रहा है इस दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की अगर हम बात करें, ये की जाती है निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस बात को याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। पीठासीन अधिकारी को और क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों जो है हम मतदान अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है, मतदान अध्यक्ष भी इसे कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ये जो मतदान अध्यक्ष अब्सेंट है, मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो इनकी जगह कौन काम करता है। तो इनकी जगह दोस्तों आपका मतदान अधिकारी काम करता है। कौन करता है, मतदान अधिकारी इनकी जगह काम करता है। क्लियर, और इस मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, इनकी भी नियुक्ति जो है निर्वाचन अधिकारी करता है। क्लियर, इनकी नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है मतदान अधिकारी, जो मतदान अध्यक्ष की जगह काम करता है यदि मतदान अध्यक्ष अनुपस्थित है। क्लियर, ये बात याद रखेंगे। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए क्या पीठासीन अधिकारी एक से अधिक मतदान केंद्रों का अध्यक्ष हो सकता है। हाँ, तो पीठासीन अधिकारी एक से अधिक, लिख लेंगे, एक से अधिक मतदान केंद्रों का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन अधिकारी हो सकता है। क्लियर, एक से अधिक केंद्रों का भी पीठासीन अधिकारी हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। क्लियर, तो यहाँ पर पूछा है राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन पूछा है।
तो अगर हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। क्लियर। और आयोग का जो अध्यक्ष होता है वही उसका तो आयुक्त होता है। क्लियर। तो राज्य निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में पूछा जाए, तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 243 टा या जिसे हम कहें के में इसका वर्णन है। क्लियर। अनुच्छेद 243 के में इसका वर्णन किया गया है। इसके अध्यक्ष को हम लोग आयुक्त बोलते हैं। क्लियर। और इस आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। अगर उससे पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आयुक्त कौन है, तो आप कहेंगे कि राज प्रताप सिंह। राज प्रताप सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे कि 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। क्लियर। तो इसका राइट आंसर अब देखते हैं कि गलत क्या है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल में दिया गया तो एक संवैधानिक पद है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती नहीं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यही गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, ये पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है, हाँ ये ठीक है। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये गलत है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें से हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। कह रहा है कि पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्लियर, ये बात ठीक है। पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए भी 1/3 आरक्षण की बात की गई है, ये भी अपने आप में ठीक है। अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जा सकता है, ये भी अपने आप में ठीक है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ गलत आंसर है, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण SC ST के लिए अलग से नहीं है। जो आरक्षण महिलाओं के लिए है ना, पहले से इन सामान्य महिलाओं के लिए, उन्हीं में SC ST की महिलाएं भी आती हैं। SC ST की महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य के में समान रहेगा, ये बात कही जा रही है। तो ये अनुच्छेद 243 गा में इस बात को कहा गया है। इसके अलावा अगर हम 243 का देखें तो 243 का में आपका ग्राम सभा दिया गया है। ग्राम सभा का आर्टिकल कौन सा है, 243 का। अगर 243 खा की अगर हम बात करें तो पूछा जाएगा पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में दिया गया, 243 खा में। 243 गा की अगर हम बात करें, 243 गा, इसमें आपका पंचायतों की संरचना। क्लियर, पंचायतों की संरचना आर्टिकल 243 गा। क्लियर, ये आर्टिकल भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रावधान जो है राज्य के विवेक पर आधारित है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखें तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम ये राज्य के विवेक पर आधारित है। राज्य विद्युत आयोग का गठन ये भी राज्य के विवेक पर आधारित है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं ये भी राज्य के विवेक पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तृतीय आम चुनाव के बाद जो तीसरे आम चुनाव हुए थे के बाद पंचायतों की संख्या कितनी थी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये फैक्ट है, याद रखेंगे। दोस्तों जो तृतीय, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तृतीय जो आम चुनाव थे यहाँ पर कितनी ग्राम पंचायतें थी। ग्राम पंचायतों की संख्या की अगर हम बात करें तो 72,000
233 ग्राम पंचायतें थी। कितनी थी तृतीय आम चुनाव के बाद? 72,233। इसके अलावा यहाँ पर अगर ये पूछा जाए न्याय पंचायतें कितनी थी इस टाइम, न्याय पंचायतें, क्लियर। अगर न्याय पंचायतों की संख्या की बात पूछी जाए तो 8,594 न्याय पंचायत थी। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर तो तृतीय आम चुनाव पूछ लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम आम चुनाव जब हुए थे, प्रथम आम चुनाव, पहली बार जब आम चुनाव हुए थे, है ना, उत्तर प्रदेश में पहली बार जब आम चुनाव हुए थे, यहाँ पर कितनी ग्राम पंचायतें थीं, यहाँ पर पंचायतों की संख्या कितनी थी ये पूछे, क्लियर। तब प्रथम आम चुनाव में पंचायतों की संख्या जो थी वो दोस्तों 35,000 के लगभग थी। कितनी थी? 35,000 ग्राम पंचायतें थी जब प्रथम आम चुनाव हुए, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए जब द्वितीय आम चुनाव हुए, द्वितीय आम चुनाव की बात करें, यहाँ पर तो तृतीय पूछा है, द्वितीय भी पूछा जा सकता है। द्वितीय आम चुनाव के दौरान पंचायतें कितनी थी ये पूछा जाए तो, या यूं कहें द्वितीय आम चुनाव जब हुए थे उसमें कितनी पंचायतों में वोट पड़े थे या कितनी पंचायतों के लिए हुए थे, तो यहाँ पर दोस्तों 72,425। द्वितीय आम चुनाव में 72,425 कितनी ग्राम पंचायतें थी। अगर आपसे तृतीय का हो गया, चतुर्थ या चौथे आम चुनाव की बात करें, चौथे आम चुनाव में पंचायतों की संख्या कितनी थी ये यहाँ पर पूछा जाए तो 74,060 पंचायतें थीं। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पांचवें आम चुनाव में कितनी पंचायतों के लिए हुए थे, तो यहाँ पर पांचवें पूछा जाए तो 73,927 पंचायतें थी। इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। वर्तमान में कौन सा आम चुनाव चल रहा है इसकी अगर हम देखें, इसको मिनिमाइज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो चुनाव, कौन सा आम चुनाव चल रहा है इस समय, जो है दोस्तों वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में छठा आम चुनाव चल रहा है। कौन सा चल रहा है? छठा आम चुनाव चल रहा है, क्लियर। आम चुनाव, ये छठा आम चुनाव कब हुआ इसकी अगर हम बात करें तो ये अप्रैल 2021 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 2021 में छठा आम चुनाव हुआ था। पूछा जाए कितने चरणों में हुआ था, तो ये आपका 4 चरणों में हुआ था। इस आम चुनाव में कितनी पंचायतें थीं, क्लियर। कितनी पंचायतों के लिए हुआ? अगर हम ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करें तो ये चुनाव 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे। अगर आपसे जिला पंचायत पूछी जाए तो 75 जिला पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे यहाँ पर, जिला पंचायत। और अगर आपसे क्षेत्र पंचायत पूछें तो 826 क्षेत्र पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे, 826 क्षेत्र पंचायत, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, अगर आपको अभी वर्तमान समय में ग्राम पंचायत पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे? वर्तमान समय में ग्राम पंचायत जो है दोस्तों 57,705 हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट में ये लिखा हुआ है। कितनी? 57,705। क्षेत्र पंचायत कितनी है? ये आपके 826 ही हैं। जिला पंचायत आप जानते हैं कि एक जिले में एक पंचायत होगी, तो 75 जिले हैं, 75 जिला पंचायतें। न्याय पंचायत अगर आपसे पूछा जाए तो 8,135 न्याय पंचायत हैं वर्तमान समय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरे आम चुनाव में कितनी थी? 72,233। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 72,233। देखो तीसरा आम चुनाव 33 याद रखो, 3-3। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 22 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ये बात कह रहा है। तो पहले तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की, ये शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई ये पता होना चाहिए। ये तो यार पूछा जा सकता है। तो 12 अप्रैल 2005 को NRHM की शुरुआत हुई। कब हुई? 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई। ये तो पूरे कब हुई? पूरे इंडिया में, इंडिया की क्रम बात करें। अगर इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना जो है, शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश में कब हुई, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप पूछा जाए तो 10 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश में ये योजना लागू हुई, क्लियर। इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, क्लियर। अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपकी आशा योजना इसके अंतर्गत आती है। कौन सी आती है? आशा योजना। जननी सुरक्षा योजना, क्लियर, जननी सुरक्षा योजना, ग्रामीण
स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों आयुष योजना, कौन सी योजना? आयुष योजना इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों और एक दो योजनाएं जैसे कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, क्लियर, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र, क्लियर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र, ये योजनाएं जो हैं वो NRHM के अंतर्गत आती हैं। आशा आती है, जननी सुरक्षा योजना भी आती है, आयुष भी आती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसके अंतर्गत नहीं आती, जबकि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ये सभी योजना याद रखेंगे, इसके अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के टोटल चरण की अगर ये बात पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में इसकी शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी ईयर याद रखेंगे, 2015-16 इसकी ईयर है। कब हुई थी? 2015-16 में उत्तर प्रदेश में ये योजना शुरू की गई। क्लियर। इसके अलावा आपसे पूछा जाए ये योजना क्यों लागू की गई, इसका रीजन क्या है, व्हाई? क्लियर। तो ये इसका मतलब उद्देश्य क्या था? ये ग्राम पंचायत के समग्र एवं समेकित विकास के लिए, ठीक है, ग्राम पंचायत के समग्र एवं, ये पूछा जा सकता है, समेकित विकास पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों में विकास योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये ग्राम पंचायतों का समग्र विकास करने के लिए इन योजनाओं का, विकास योजनाओं का निर्माण किया गया। इसके अगर हम चरण की अगर हम बात करें, टोटल कितने चरण हैं, तो टोटल 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण है। इंपॉर्टेंट है, ये 5 चरण कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम चरण की अगर हम बात करें, इसका पहला चरण, ये इंडिविजुअल पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रथम चरण में किस किस की बात की गई है। क्लियर। तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो वातावरण निर्माण, क्लियर, पहला चरण किससे संबंधित है? वातावरण निर्माण से संबंधित है। यहाँ पर वातावरण लिखेंगे, वातावरण, वातावरण निर्माण का संबंध विकास योजना के प्रथम चरण से है। अगर हम बात करें इसका दूसरा चरण में क्या दिया है? पारिस्थितिकीय विश्लेषण, पारिस्थितिकीय विश्लेषण जो है ये दूसरे चरण से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर। तीसरे चरण की अगर हम बात करें, तीसरा चरण जो है वो आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण, ठीक है। तीसरा चरण किससे? आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान, आवश्यकताओं या समस्याओं की पहचान, ये तीसरे चरण से, और इसका और आगे आप और लिख सकते हैं, एवं प्राथमिकता का निर्धारण करना। चौथा चरण की अगर हम बात करें, चौथा चरण भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक प्रश्न बन चुका है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधन का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान विकास, ड्राफ्ट प्लान विकास, ये चौथे से संबंधित है। अगर हम पांचवें की बात करें, पांचवा जो चरण है ये तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, किससे संबंधित है? तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित है। क्लियर। तो ये विकास चरण के 5 चरण हैं, विकास योजना निर्माण के 5 चरण हैं, कौन कौन से हैं, और ये इंडिविजुअल याद रखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है। इनमें से पूछा जा रहा है कि ये कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, अल्टीमेटली ये पूछा जा रहा है। क्लियर। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम शुरुआत की देखें तो ये 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना कब शुरू की? 1 अप्रैल 2016। क्लियर। अगर हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 जून 2011 को की गई। जून 2011, 2 जून नहीं, जून 2011 को इसकी शुरुआत की गई। अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो ये कब शुरू की गई? ये 25 दिसंबर 2000 को की गई। 25 दिसंबर सन 2000 को की गई। ये तीनों ही योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, या कहें तीनों ही योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो हैं वो केंद्रीय योजनाएं हैं। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2021-26 की अवधि में राज्यों के 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है। क्लियर। तो ये याद कर लेंगे, फैक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.2 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने अन्य सदस्य होते हैं। क्लियर। यहाँ पर ये पूछा है। अगर हम वित्त आयोग की अगर हम बात करें, वित्त आयोग में अध्यक्षों की संख्या कितनी होती है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, इस बात को याद रखेंगे। और वित्त आयोग का आर्टिकल किस में दिया गया है? आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। और अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो 280(1) के अंतर्गत वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा। वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये किस प्रकार की बॉडी है? ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। ये भी पूछा जाता है। अगर हम इसकी बात करें, ये तो हो गया। इसका गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसके अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कितने? 4 सदस्य और एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगर हम वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो पहले फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो किसे बताएंगे? फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्लियर। तो पहला वित्त आयोग कब बना? और 1951 को बना। और इसके पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के.सी. नियोगी। और ये 1951 को बने थे। इसके अलावा आपसे पूछा जाए दूसरे कौन है? पहले दूसरे भी याद रखेंगे। तो के संथानम दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे? ये 1956 को बने थे। क्लियर। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाए तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह। क्लियर। और जो 16वां वित्त आयोग जो कि अब चल रहा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। क्लियर। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाजन पुल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राज्य वित्त आयोग ने कुल जो विभाजन है, कुल विभाजन का मतलब यदि आपका 100% विभाजन है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। क्लियर। कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जो है वो नगर निकाय को दिया जाता है, नगर निकाय को। क्लियर। और दूसरा जो हिस्सा है वो आपके पंचायत व्यवस्था को दिया जाता है।
पंचायत संस्था को दिया जाता है। क्लियर। इन 100 में से 60% किसको दिया जाता है? नगर निकाय को। और अपनी पंचायत संस्था को कितना दिया जाता है? 40% पंचायत संस्था को दिया जाता है। इसके अलावा और याद रखेंगे, ये जो 40% है ये भी डिवाइड है। अब पंचायत व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। एक आपकी होती है ग्राम पंचायत, है ना। एक आपकी होती है क्षेत्र पंचायत, या जिसे हम कहें पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत। और एक आपकी होती है जिला पंचायत। क्लियर। जिला पंचायत। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा जा सकता है कि 40% जो संस्थाओं पंचायत संस्थाओं को मिलता है, इनमें ग्राम पंचायत को कितना मिलता है? इस 40% का ग्राम पंचायत को दिया जाता है 70%, क्षेत्र पंचायत को मिलता है 15% और आपका जिला पंचायत को मिलता है 10%। अगर आप 12वें वित्त आयोग की बात करें तो 12वें वित्त आयोग के अनुसार ये आपका 70%, ये आपका 20% और ये आपका 10, यहाँ पर भी 15% होगा, ये आपका 10%। ये कब? ये 12वें वित्त आयोग में बात की गई थी। ठीक, ये 12वें वित्त आयोग के अनुसार है। क्लियर। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल विभाजन का, यानी कि 100 का पंचायती राज व्यवस्था को कितना दिया जाता है? 40%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर टोटल पंचायत व्यवस्था को पूछा जा रहा है। अगर आपसे ग्राम पंचायत का पूछे जाए तो ग्राम पंचायत का हर स्थिति में 70% है। क्लियर। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? ये जो राज्य वित्त आयोग है वो इनमें से किन सिफारिशों को राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? अच्छा प्रश्न है, ये भी है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय देना, ये अपने आप में ठीक है। ऐसा मामला जो पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए हो, ये भी ठीक है। राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त से सभी। इस प्रकार के प्रश्नों के मोस्टली पॉजिटिव आंसर होते हैं और ये सभी पॉजिटिव बातें लिखी थी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने वाले, पंचायतों द्वारा जो लेखा जोखा रखा जाता है या लेखे रखे जाने वाले और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जाता है? पंचायतों को जो लेखा जोखा है या इसकी संपरीक्षा कौन करता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। क्लियर। तो इसका कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उपबंध का मतलब है कि कौन नियम बनाता है, कानून जो है या विधि जो है वो राज्य विधानमंडल ही बनाता है, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? एक राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करना हो। क्लियर। किसमें बदलना हो? रजिस्ट्रीकरण में विभक्त करना हो, तो ये शक्ति जो है किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास है। क्लियर। किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। दरअसल क्या है कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसके द्वारा? शासकीय राजपत्र में जो अधिसूचना दी होती है उसके द्वारा राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभाजित करना जिन्हें वह ठीक समझती है राज्य कर सकती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969। एक तो आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब आया? 1969 में आया। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। या पूरे भारत में आया। कह रहा है कि इस एक्ट की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाली मृत्यु जन्म की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है? कह रहा है कि जो रजिस्ट्रार है, जिस राज्य का रजिस्ट्रार है उसके राज्य में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, या जिले का रजिस्ट्रार होता है ना, तो उनको कितने जन्म हो रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है, इस सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है। किस धारा के तहत? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये इसका धारा 7 के तहत, किसके तहत? धारा 7 के तहत उसको ये विवरण रखना होगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के तहत
पूछा, अगर आपसे पूछा जाए तो एक आपका रजिस्ट्रार चुन सकती है, ठीक, एक आपका जिला रजिस्ट्रार, एक आपका जिला रजिस्ट्रार चुन सकती है राज्य सरकार। कौन चुन सकती है? राज्य सरकार। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्रार चुने जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा पूछा जाए कि इसके अतिरिक्त और कितने रजिस्ट्रार चुन सकती है, इसके अलावा सरकार जितने चाहें, क्लियर, एक जिला रजिस्ट्रार होगा और इसके अलावा जितने चाहें उतने, जितने चाहें उतने रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है, रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। ये भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि यदि राज्य सरकार एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा और कितने रजिस्ट्रार को नियुक्त कर सकती है, या कहें और कितने जिला रजिस्ट्रार को नियुक्त कर सकती है, तो इस एक मुख्य रजिस्ट्रार के अलावा एक से अधिक जितने चाहे उतने रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है ये जो रजिस्ट्रार हैं वो जन्म एवं मृत्यु की कितनी प्रति निःशुल्क देते हैं? आपसे पूछा जाए कितनी प्रति निःशुल्क, निःशुल्क, क्लियर, किनकी? जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक, प्रमाण पत्र की, ये हम कहें जो जन्म एवं मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके लिए कितनी प्रति वो फ्री देता है, निःशुल्क देता है? सिर्फ 1 प्रति वो आपको शुरुआत में निःशुल्क देगा, उसके बाद आपको शुल्क देना होता है अगर आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए। क्लियर, ये समझ में आया? इसके अलावा अगर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करें, यहाँ से क्या पूछा जाता है कि हाँ, यदि कोई 2 जुड़वे बच्चे हुए, अगर जुड़वा बच्चों के लिए पूछा जाए, जुड़वा बच्चों के लिए, तो क्या इनके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं? क्लियर, अलग अलग, यस। अगर जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं तो क्या उनके लिए एक ही प्रमाण पत्र होगा? नहीं, अलग अलग बच्चों के लिए, जुड़वा बच्चों के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र होंगे। लेकिन रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो उनका जो एक कॉलम होता है उसमें वो जुड़वा लिख देगा कि ये जुड़वा है। क्लियर, लेकिन प्रमाण पत्र अलग अलग दोनों के बनेंगे, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है, ये पूछा है। तो ये आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी एज अ रजिस्ट्रार वर्क करता है। क्लियर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जन्म रजिस्ट्रीकरण नियमावली कौन सी लागू है, आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में, वर्तमान की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, नियमावली कौन सी नियमावली है? ये दोस्तों सन 2002 की नियमावली है। क्लियर, कौन सी नियम लागू है? 2002 की नियमावली लागू है। और ये कब प्रभावी हुई? अगर इसकी प्रभावी की अगर हम बात करें, ये नियमावली कब प्रभावी हुई? 22 मार्च 2003 को ये प्रभावी हुई। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का संबंध किससे है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ई पंचायत मिशन मोड कब शुरू हुआ। तो ये दोस्तों 2006-07 में इस योजना को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करना। क्या करना? ग्रामीण भारत को, अर्थात कहने का मतलब है जो गांव को, ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त एवं उनको रूपांतरित करना। क्लियर, रूपांतरित करना ये उद्देश्य था। और ये किस मंत्रालय की योजना है? ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है योजना है? ये अगर पूछा जाए तो पंचायती राज मिनिस्टर। क्लियर, ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, ये भी याद रखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायतों में साक्षरता बढ़ाने से नहीं, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जीवन सुधारने के लिए नहीं, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समर्थ अभियान की अवधि क्या है? ये जो समर्थ अभियान है, ये इसकी अवधि क्या है? समर्थ अभियान,
इस अभियान की पूछा है। दोस्तों इस अभियान को अवधि जो है, ये अभियान जो शुरू कब हुआ था? क्लियर। इस अभियान को आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75 वर्ष आज़ादी के होने के अवसर पर समर्थ अभियान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया था। और ये कब शुरू हुई थी? ये 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था। 2023 को शुरू की गई थी। और ये कब तक चला? ये आपका 15 अगस्त 2023 तक चला। ठीक, 1 फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक चला। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 1 फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हम कहते हैं CSC, ये किस मंत्रालय के पहल है? किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय की पहल है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें CSC की, तो इसकी शुरुआत कब हुई? CSC की शुरुआत कब हुई ये पूछा जाए तो आप बताएंगे ये मई 2006 में शुरू हुई। CSC सेंटर कब से शुरू हुए? 2006 से हुए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? इलेक्ट्रॉनिक्स IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। CSC के स्तर पूछे जाएं कि इसके कितने स्तर होते हैं? CSC के स्तर की अगर हम बात करें तो दोस्तों CSC के 3 स्तर होते हैं। वो 3 स्तर कौन कौन से थे ये हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट है ये तीनों स्तर। एक आपका होता है स्टेट डिजाइनेटेड एजेंसी, एक आपका होता है स्टेट, ये स्तर याद रखेंगे पूछे जाते हैं, डिजाइनेटेड एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में कहें SDA। SDA किसका पार्ट है? ये आपका कॉमन सेंटर सर्विस सेंटर का पार्ट है और ये आपका हायर अथॉरिटी है। ये CSC की उच्च अथॉरिटी है, इस बात को याद रखेंगे, या उच्च स्तर है। इसके अलावा दूसरा स्तर होता है दोस्तों आपका सर्विस सेंटर एजेंसी, सर्विस सेंटर एजेंसी, ये CSC का दूसरा स्तर होता है जिसे हम कहते हैं CSA। क्लियर। और तीसरा होता है आपका BLE। BLE मतलब ब्लेज लेवल एंटरप्रेन्योर, क्लियर, जिसे हम कहते हैं BLE। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, BLE का मतलब क्या है और ये किसका एक स्तर है? ये तीनों ही स्तर CSC के हैं, याद रखेंगे। CSC सबसे निम्न लेवल का वो है और इसके अंतर्गत एक CSP होता है, एक CSP, और एक CSP कितने गांव को कवर करता है? ये 6 गांव को कवर करता है। दूसरा होता है आपका CSA, ये लगभग आपका 500 से 1000 CSC को कवर करता है। क्लियर, 1 से 500 CSC को कवर करता है। क्लियर। और ये जो है इनके CSC के लिए नियम एंड रेगुलेशन बनाता है कौन? एजेंसी, SDA बनाता है। क्लियर। तो ये बात समझ में आई, कब शुरू हुआ, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, कितने इसके स्टेट हैं। तो CSC से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो उम्मीद करता हूँ यहीं से आगे पीछे से पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि 36वां क्या कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई? ये दोस्तों योजना है, योजनाओं की डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ पर डिटेल करने वाली थी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब योजनाओं का डायरेक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपका 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि समग्र आवास योजना प्रारंभ हुई। समग्र आवास योजना दोस्तों ये आपका 1999 और 2000 में लागू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सांसद ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये आपकी दिसंबर 1993 में शुरुआत हुई। कब हुई थी इसकी? दिसंबर 1993। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अगर हम बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1999, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
तो इसके ऑप्शन में यहाँ पर ये 1999-2000 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना बनाई गई। इंपॉर्टेंट है। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोनों योजनाओं को मिलाकर आपकी कौन सी योजना बनाएगी। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाएगी। कौन सी बनाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ये योजना कब बनाई गई ये पूछा जाए तो दोस्तों ये आपका 2005 में बनी। कब बनाएगी। 2005 में बनाएगी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको अदर नाम जो है इसे नरेगा भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है। नरेगा के नाम से। फिर बाद में इसका नाम क्या हुआ, चेंज हो गया। नरेगा से नाम इसका चेंज हो गया और इसका नाम हो गया मनरेगा। मनरेगा। क्लियर। ये मनरेगा कब हुआ ये पूछा जाता है तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। क्लियर। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करें काम के बदले अनाज योजना के तो ये कब हुई। ये 1977 में काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें संपूर्ण रोजगार ग्रामीण योजना की बात करें तो ये 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुई थी। इसको भी याद रखेंगे। क्लियर। इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगर हम भारत निर्माण योजना की अगर हम बात करें तो भारत निर्माण योजना कब आई थी। ये 2005 को भारत निर्माण योजना आई। अगर हम दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आई। ये 2000 में आई। इस बात को याद रखेंगे। अगर हम स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती रोजगार योजना आई। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास की स्थापना कब हुई। इस निगम की स्थापना 1975 में हुई। कब हुई। 1975 इज अ राइट आंसर। और ये है कहाँ पर। ये आपका लखनऊ में है। क्लियर। ये निगम है कहाँ पर। लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें सीएससी कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सीएससी में कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो सीएससी में आपको क्या आपकी बीमा योजना है ना। बीमा हम सीएससी में जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है ना। जात प्रमाण पत्र, आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, नामांकन कराना, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि ये चीज़ें जो है सीएससी में हमको फैसिलिटी मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र भी है, पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड का नामांकन भी हम लोग सीएनसी में करा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सभी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि बीएलई क्या है। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सीएससी क्या था। हम लोगों ने जाना था सीएससी के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं। आपका एक होता है एसडीए है ना, एक आपका होता है एससीए और एक आपका स्तर होता है बीएलई। बीएलई का मतलब हम लोग आता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये आपका क्या करता है एक सीएसपी को, इसके अंदर एक सीएफसी सेंटर होता है जो 6 गांवों को कवर करता है। इस बात को हम लोगों ने जाना था। क्लियर। बाकी ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो बीएलई एक प्रमुख हितकारी धारक होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का सीएसपी सेंटर चलाता है। क्लियर। तो ये अपने आप में ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई ग्रामीण को आवश्यक कार्यों में सहायता करता है। ये भी बात ठीक है। तो इसका ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। यानी कि ये भी ठीक था ये भी ठीक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 44वां। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है। ये जो ग्राम पंचायत सचिवालय होता है इसमें क्या क्या उपलब्ध रहता है यहाँ पर ये बात पूछा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत सचिवालय में आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीकरण प्रपत्र भी रहता है, परिवार रजिस्टर भी रहता है यहाँ पर सचिवालय में, उपस्थिति पंजिका भी रहता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत सहायक को प्रतिमाह भुगतान कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविदा पे अपनी सेवा देने वाले पंचायत सहायक को प्रतिमाह भुगतान कौन देता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। पंचायत सहायक को भुगतान की अगर हम बात करें, एक तो ये संविदा में होते हैं, पंचायत सहायक किस में होते हैं, संविदा में होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, ये 5 वर्ष के लिए होते हैं, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। क्लियर। इनको जो भुगतान मिलता है तो वो आपका ग्राम पंचायत निधि से दिया जाता है। भुगतान कहाँ से मिलता है इनको, भुगतान इनको जो है ग्राम पंचायत निधि से द्वारा दिया जाता है, ग्राम पंचायत निधि। क्लियर। और इनका वेतन कितना होता है, इनका वेतन भत्ता जो होता है वो दोस्तों 6000 होता है। क्लियर, 6000 प्रति माह इनका वेतन होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों पंचायत मित्र योजना कब शुरू हुई थी, पंचायत मित्र योजना है ना, पंचायत मित्र योजना की अगर हम बात करें तो ये 2 फरवरी 2006 को पंचायत मित्र योजना शुरू की गई थी। तो इनको कौन देता है, ग्राम पंचायत से इनको वेतन मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। कितना मिलता है, 6000 रुपये। ये लोग तो धरना दे रहे हैं रुपये बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्लियर। तो ये कब किया गया था, 2000 और 2001 में किया गया था, याद रखेंगे कब किया गया था, सन 2000 और 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 47। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत होता है। क्लियर। यहाँ पर पूछा है कि पंचायत का निर्माण कितना होता है, कितने प्रतिशत होता है योगदान, इसमें 20% योगदान जो है पंचायत का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की अव्यवस्था करने के लिए अनुरोध किससे किया जा सकता है। कह रहा है कि आप पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था की अनुरोध करना चाहते हैं तो आप पंचायत सचिव से भी कर सकते हैं, पंचायत के अध्यक्ष से भी कर सकते हैं और प्रधान से भी, उपरोक्त सभी से आप अनुरोध कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है। पंचायत में शिकायत निवारण को पूरी तरह से कैसे लागू किया जा सकता है। पंचायत का अगर निवारण करना है तो सबसे पहले आप पंचायतों को ढंग से सुनेंगे, कारगर ढंग से समाधान, एक अच्छा तरीका निकालेंगे समाधान करने का। सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए एक सुलभ होना चाहिए, मतलब सुलभ का मतलब एक निर्मल होना चाहिए, उनकी बात को सही से सुनोगे तभी तो उनको अच्छा लगेगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है कि जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया था। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया था, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो 15 अगस्त सन 2019 को जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था और किनके द्वारा, बाय पीएम मोदी। क्लियर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम या जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। जननी सुरक्षा योजना जो है दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन की एक योजना है। ये आपकी 12 अप्रैल सन 2005 को शुरू की गई थी। कब की गई थी, 12 अप्रैल 2005। तो वर्ष 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 52 की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG के कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया है। LSDG के कितने विषयों के साथ इसको संरेखित किया गया है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों 9 विषयों के साथ किया गया है। इसके अलावा LSDG की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोकलाइज्ड, एच से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी से आपका गोल्स। ठीक, तो कितने गोल्स हैं, 9 विषय हैं, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए किस गांव को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो तीसरा राष्ट्रीय जो है आपका
धसपड़ गांव अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को किया गया और ये कहाँ पर है? ये आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम विकास मंत्रालय की निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी होती है? ग्राम विकास मंत्रालय की कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर पूछा है। इस प्रकार के प्रश्नों का जो आंसर होता है मोस्टली पॉजिटिव आंसर होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। कार्यक्रमों को अनुवीक्षण करना, ये ठीक है। धन के केंद्रीकृत हिस्सेदारी को जारी करना, ये भी ठीक है। समन्वयन और निर्देशन करना, ये भी ठीक है। योजना और नीति बनाना, ये भी ठीक है। तो चारों ही पॉइंट अपने आप में ठीक हैं। ग्राम विकास मंत्रालय की ये जिम्मेदारियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? अंत्योदय अन्न योजना जो है दोस्तों, ये आपका दिसंबर सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। योजनाएं वाले पार्ट हैं, याद करते हुए चलेंगे, रिवीजन कर रहे हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? दोस्तों 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। कौन सी योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किए गए थे और ये कब किए गए? ये 1975 को किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की अगर हम बात करें तो ये आपका शुरुआत कब की गई? 24 जनवरी 2018 को ये शुरू की गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा शुरू की गई। क्लियर। तो ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इज ए राइट आंसर। ये कहाँ और कब की गई? दोस्तों इस योजना को पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर की गई। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया गया मोदी जी द्वारा और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ये आप जानते हैं। और ये पूछा जाए कहाँ पर इनका क्रियान्वयन जो है वो कहाँ, मतलब ये कहाँ पर की गई? ये आपका शहीद ग्राम में की गई, नहीं सॉरी, इसको जो है शिल्प ग्राम में इस योजना को किया गया। और ये शिल्प ग्राम कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है, G20 चौराहे के पास है, यहाँ पर लुलु मॉल के पास ही है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका क्रियान्वयन कौन करता है, इसके क्रियान्वयन की बात करें, इस योजना के क्रियान्वयन की अगर हम बात करें तो ग्राम विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग। क्लियर। इसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों जो भारत के जो शहीद हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के जो शहीद हैं, तो जो शहीदों के ग्रामों को जो भारत के सैनिक, उत्तर प्रदेश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके गांव को शहीद ग्राम घोषित किया गया। क्लियर। शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। गांव में कौन से क्रियाकलाप किए जा सकते हैं जो आधारभूत संरचनाओं से संबंधित हो? भाई इस प्रकार के आंसर पॉजिटिव होते हैं। बेघर व कच्चे मकान वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल ठीक है। पेयजल की सुविधा करना तो बिल्कुल सही है, यह सुविधा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मुख्य सड़क नेटवर्क पर 12 सड़क संपर्क होना चाहिए, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 की अगर हम बात करें, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया या किनका संकल्पना थी? ये गांधी जी की संकल्पना थी, ग्राम स्वराज। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम स्वराज इज राइट आंसर, मतलब गांधी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई? इस योजना की घोषणा जो है दोस्तों अप्रैल 2017 में की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 क्या कह रहा है? आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है। फिर आदर्श ग्राम पंचायत में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए? इस प्रकार के प्रश्न हमने फिर कहा पॉजिटिव आंसर होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। शिक्षा युक्त पंचायत होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है।
जेंडर रोजगार युक्त पंचायत होनी चाहिए, ये भी ठीक है। स्वच्छता व हरित पंचायत भी होनी चाहिए, ये भी तो पॉजिटिव है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा और क्या पॉइंट होने चाहिए? इसके अलावा अगर हम और पॉइंट देखें, क्या चीज़ सम्मिलित होनी चाहिए? आपकी हरित पंचायत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हरित पंचायत एक इसका मेन पॉइंट है ना। स्वस्थ पंचायत होनी चाहिए, ये भी इसका एक पॉइंट है। क्लियर। तो ये और पॉइंट है, याद रखेंगे। 62 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है? जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है? जिला रजिस्ट्रार होता है। जिला स्तर का अधिकारी तो आपका जिला रजिस्ट्रार होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर हम संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो ये दिसंबर 1947 को पारित किया गया। कब किया गया? दिसंबर 1947 को। क्लियर। और इसमें किस गवर्नर के साइन है? इस पर गवर्नर ने कब साइन किए? गवर्नर ने साइन किए थे इस पर 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर ने इस पर साइन किए थे। ये जो पंचायती राज संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है, ये उत्तर प्रदेश के गजट में कब ये प्रकाशित हुआ? तो 27 दिसंबर 1947 को ये उत्तर प्रदेश के गजट में शामिल हुआ या प्रकाशित हुआ, इस बात को याद रखेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ? आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को, याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 से उत्तर प्रदेश में जब ये अधिनियम पारित हो गया तो 15 अगस्त 1947 से उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना शुरू हुई। पंचायतों की स्थापना क्लियर शुरू हुई, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, दिसंबर 1947। प्रश्न नंबर 64 की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1969 को हुआ है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाना है तो पंचायत की मदद कौन करता है? तो इसकी मदद जो है दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव द्वारा की जाती है। कौन करता है? ग्राम पंचायत सचिव, जिसे हम कहते हैं VDO। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे ग्राम पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड 65% थे। ये सेट नंबर 2 है। आपने अनुभव किया होगा कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने मल्टीपल रिवीजन किया, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उससे लगभग कई चीज़ें कवर हुई होंगी। इससे पहले 1-2 सेट और आएंगे, आपका लगभग सारा ग्राम पंचायत व्यवस्था जो है रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।